इस पूरे फार्म पर जो 180 एकड़ में फैला हुआ है, कहीं भी कोई भी रासायनिक या जैविक खाद या दवाइयाँ नहीं प्रयोग की जाती। ये 2 आदमी ही 180 एकड़ के लिए सारे जो उत्पाद हैं, यानी कि सारे जो इनपुट हैं जो प्रयोग होते हैं 180 एकड़ में, 2 आदमी ही कंप्लीट पूरा तैयार कर देते हैं। इसमें इसकी विशेष बात यही है कि जैविक खेती में भी आप खाद प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद होता है या कंपोस्ट होता है, केंचुआ खाद होता है जी। रासायनिक खेती में आप रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में कोई भी खाद या कोई भी ऐसा केमिकल या जैविक दवाइयाँ प्रयोग नहीं की जाती। प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवाणुओं के साथ खेती। जो जमीन में जीवाणु होते हैं जी, हम उनको बढ़ाते हैं अलग अलग तकनीक से। जमीन पे पूरे भूमंडल पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीवाणु नहीं होते जी। चाहे बर्फ के नीचे ले लें आप, चाहे पहाड़ों पे ले लें, रेगिस्तान में ले लें, जीवाणु हर जगह होते हैं। और जहाँ भी जीवाणु होते हैं वहीं प्राकृतिक खेती संभव है। इसमें हमें दिन में 2 से 3 बार जी 1-1 मिनट ओके क्लॉकवाइज जी इसको घुमाना होता है जी। 2 से 3 बार 1 से 2 मिनट जी 3 बार इसको क्लॉक से घुमाना होता है, क्लॉकवाइज। और उसके बाद ये बोरी से इसको ढक देते हैं जी, छाया में रख देते हैं। इसमें एक तो ऊपर से गर्मी नहीं आएगी जी, दूसरा जो गैसेस वगैरह एक्सचेंज होगी ना वातावरण में, वो बाहर निकल जाएंगे, जहरीली हैं, और हवा है जो वो अंदर चली जाएगी। गोबर का खाद ले लेते हैं जी। इसमें ये 2-3 तरीके से तैयार होता है। गिले गोबर से भी हो सकता है, ये गोबर के खाद से भी हो सकता है, और ये जैसे उपले हैं इनको भी सुखा के और कूट के इनसे भी हो सकता है। जीवामृत तो ऐसा है कि आप हर इरिगेशन के साथ 1 ड्रम दे दीजिए जी। अगर शुरू में खेती आरंभ की है आपने तो 2 ड्रम दे दीजिए जी, क्योंकि जमीनें थकी हुई है हमारी। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन की विविधीकरण की तरफ जाना है तो प्राकृतिक खेती एक ऐसा साधन है कि आपको आसान बनाएगा वो। और जो बारिश का पानी आएगा वो जमीन के नीचे जाएगा, जो सुराख होंगे, केंचुए जो सुराख करेंगे वो जमीन के सारा रिफिलिंग हो जाएगी। क्योंकि अब तो क्या है कि पानी फ्लड बन जाता है, किसी चीज को वेस्ट नहीं जाने देते आप। नहीं वेस्ट नहीं जाने देते। यहाँ स्टूडेंट्स हैं, कई 1500 के करीब स्टूडेंट्स हैं और लगभग ये 15-16 स्टेट से हैं। ओके बिहार आ गई, उड़ीसा, कोई भी स्टेट इंडिया की कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स का। कोई 200-250 सीट के लिए कोई 10,000 बच्चे यहाँ एंट्रेंस के लिए आते हैं। ओके जिस दिन टेस्ट होता है सारा कुरुक्षेत्र ब्लॉक हो जाता है उस दिन जी, इतना ट्रैफिक हो जाता है। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ते मैं हरजीत कर। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡਰਮ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 180 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਓਮ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ है। सब तो पहले स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हरिओम जी, हम जानना ही चाहते हैं आप 180 किल्लियां में खेती कर रहे हैं, तो कैसे ये जो जीवा अमृत आपने बनाया हुआ है और डालते हैं खेती में, इसके बारे में सबसे पहले तो हम शुरू से ही जानना चाहते हैं, ये तैयार कैसे कर रहे हैं आप? सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म पर आचार्य देवव्रत जी जो ऑनरेबल गवर्नर हैं गुजरात सरकार के, उनके मार्गदर्शन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की पद्धति से खेती की जाती है। इस पूरे फार्म पर जो 180 एकड़ में फैला हुआ है, कहीं भी कोई भी रासायनिक या जैविक खाद या दवाइयाँ नहीं प्रयोग की जाती। बिल्कुल। तो इसमें मुख्य रूप से इस लैब में 2 आदमी रहते हैं जो काम करते रहते हैं। बिल्कुल, जो हम देख भी रहे हैं जी। ये 2 आदमी ही 180 एकड़ के लिए सारे जो उत्पाद हैं, यानी कि सारे जो इनपुट हैं जो प्रयोग होते हैं 180 एकड़ में, 2 आदमी ही कंप्लीट पूरा तैयार कर देते हैं उसको।
तो इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि कोई खाद नहीं प्रयोग होता इसमें। जी। जैसे आपने कहा ना कि खाद तैयार करते हैं, इसमें इसकी विशेष बात यही है कि जी। जैविक खेती में भी आप खाद प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद होता है या कंपोस्ट होता है, केंचुआ खाद होता है जी। और रासायनिक खेती में आप रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में कोई भी खाद या कोई भी ऐसा केमिकल या जैविक दवाइयाँ प्रयोग नहीं की जाती। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇ ਸਪਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਸਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। जी हाँ, प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवाणुओं के साथ खेती। जो जमीन में जीवाणु होते हैं जी। हम उनको बढ़ाते हैं अलग अलग तकनीक से। और जमीन पे पूरे भूमंडल पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीवाणु नहीं होते। जी। चाहे बर्फ के नीचे ले लें आप, चाहे पहाड़ों पे ले लें, रेगिस्तान में ले लें, जीवाणु हर जगह होते हैं। और जहाँ भी जीवाणु होते हैं वहीं प्राकृतिक खेती संभव है। जी। तो इसलिए प्राकृतिक खेती का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें हम जो इनपुट यूज करते हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण 2 इनपुट हैं जो जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं जी। क्योंकि जीवाणु ही जो वातावरण में नाइट्रोजन है ना वो 78% है। बिल्कुल। जमीन में वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसकी। जो 17 पोषक तत्व हैं सबसे ज़्यादा जरूरत नाइट्रोजन की पड़ती है और सबसे ज़्यादा कमी भी नाइट्रोजन की है ज़मीन में। जी। और हवा में भरपूर है वो 78%। बिल्कुल। तो हमें वो जीवाणु बढ़ाने हैं खेत के अंदर जो उस हवा वाली नाइट्रोजन को जमीन के अंदर फिक्स कर दें या पौधों की जड़ों के अंदर फिक्स कर दें। तो उसकी तकनीक ये अलग अलग मतलब कि जो जमीन की जीवाणु को बढ़ाने के लिए आप ये जो कह सकते हैं जीवामृत तैयार करते हैं यहाँ। हाँ जी, ये मैं बताता हूँ सो ਅਸੀਂ तकनीक जानना चाहते हैं कैसे तकनीक। मुख्य जो रीढ़ की हड्डी है वो जीवामृत है। जी। एक बीजामृत होता है जो बीज को लगता है तैयार करके, जैसे आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं ना दवाइयों के साथ, इसमें कोई दवाई नहीं प्रयोग की जाती, इसमें बीजामृत तैयार किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ाने के लिए काम आता है वो है जीवामृत। जी। जीवामृत में देसी गाय का 1 दिन का गोबर 10 किलो और 1 दिन का गोमूत्र 8 से 10 लीटर ये प्रयोग होते हैं। एक प्लास्टिक का ड्रम है ये 200 लीटर का, इसमें लगभग 180 लीटर पानी भर लेते हैं। ओके। उसमें 1 दिन का गोबर, 1 दिन का गोमूत्र और करीब 1.5 किलो गुड़ जी, 1.5 किलो बेसन जी, और 50 से 100 ग्राम मिट्टी ऐसी जगह से उठाते हैं, कोई बड़े पीपल या बड़ के नीचे की जहाँ जीवाणु मैक्सिमम मिले, या ऐसी जगह से उठाते हैं जहाँ पर पिछले 10-15 सालों से कोई दवाई या खाद वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ हो। यानी कि वहाँ से वो जीवाणु उठाने हैं हमें जो कभी प्रभावित नहीं हुए हों रासायनिक खाद वगैरह से, तो वो 50 से 100 ग्राम मिट्टी इसमें डालते हैं। 5 चीज़ें हुई इसमें, गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ, गुड़ हुआ, बेसन और 50 से 100 ग्राम मिट्टी। यानी कि वो जामन है जी, एक तरह का कल्चर है। जैसे आप मान लो 40 किलो दूध है आपका, 1 चम्मच उसमें आप दही डाल देते हैं, वो जीवाणुओं की दही होती है, वो कल्चर होता है, वो जामन होता है। इसलिए वो जो मिट्टी हम उठाते हैं वो एक जामन है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 200 लीटर। ये एक ड्रम मतलब कितने एकड़ में डल जाता है? ये 1 एकड़ की खुराक है। ओके, एक ड्रम 1 एकड़ की खुराक है और 1 दिन का गोबर और गोमूत्र इसमें प्रयोग होता है। यानी कि 30 दिन में एक देसी गाय से हम 30 एकड़ की खुराक ये प्रयोग करते हैं। ये फसलों पे भी निर्भर करता, मतलब कौन सी फसल के लिए क्या कौन सा ये जीवाणु अमृत चाहिए, ऐसे भी होता है? नहीं, अलग अलग फसल के लिए कुछ नहीं, ये कॉमन है, कोई कॉम्प्लिकेट साइंस है नहीं। हर एक में एक ही यूज होता है, बिल्कुल सेम यूज होता है ये, क्योंकि जीवाणु हमें इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें हर तरह के जीवाणु आ जाते हैं आप जो हम बायो फर्टिलाइजर के नाम पे दुनिया भर के खरीदते हैं ना, और छोटे किसानों को शोषण करते हैं हम, तो उसकी कतई जरूरत नहीं है, मार्केट में जाने की कतई जरूरत नहीं है। इसमें घर पर ही सारा आपका तैयार, खर्चा भी कम और लागत भी ज्यादा। बिल्कुल छोटे किसान के लिए ये एक आशीर्वाद के समान है ये खेती। और इसमें कितनी ताकत है, मतलब कि इस जीवाणु अमृत? आगे जीवाणु होंगे असंख्य और केंचुए होंगे असंख्य। ओके, वो खेत में जाके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तैयार कैसे होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ जी। तो इसमें ये सारा गर्मियों में 3 दिन का प्रोसेस है जी, और सर्दियों में 6 दिन का प्रोसेस है ये। ओके। तो इसमें जैसे ड्रम के अंदर हम ये डाल के ड्रम को पानी से भर लेते हैं जी, 200 लीटर जैसे आपने भरा हुआ और सब सामान भी डाला हुआ है जी। तो इसमें हमें दिन में 2 से 3 बार जी 1-1 मिनट ओके क्लॉकवाइज जी इसको घुमाना होता है जी, 2 से 3 बार 1 से 2 मिनट जी,
3 बार इसको क्लॉक से घुमाना होता है, क्लॉकवाइज, और उसके बाद ये बोरी से इसको ढक देते हैं, जी। छाया में रख देते हैं इसको। ये ढकना जरूरी क्यों, छाया में ही क्यों रखना जरूरी है ये? इसमें एक तो ऊपर से गर्मी नहीं आएगी जी। दूसरा जो गैसेस वगैरह एक्सचेंज होगी ना वातावरण में, वो बाहर निकल जाएंगे, जहरीली हैं, और हवा है जो वो अंदर चली जाएगी इसकी। ओके। और छाया में उसका एक वातावरण बनेगा और जीवाणु के मल्टीप्लिकेशन। धूप इफेक्ट करती है इस पे? हाँ, धूप से इसमें प्रभाव हो सकता है। ओके। तो तापमान एक निश्चित चाहिए जिसके लिए ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें ये 3 दिन के लिए 3 दिन में तैयार हो जाएगा हमारा। कितने दिन रखना पड़ता है, विधि क्या है और डालने की, मतलब कितने दिन यहाँ पे रख के जो तैयार हो जाता है जिससे फिर हमें खेत में डालना है? जी, ये गर्मियों में 3 दिन में तैयार होगा आपका जी। सर्दियों में 6 दिन में तैयार हो जाएगा। जी। सर्दियों में थोड़ी सी जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे दही जमने में भी टाइम लगता है ना, तो सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में। तो गर्मियों में 3 दिन में तैयार करके 1 हफ्ते के अंदर इसको यूज करना होता है। जी। पता कैसे चल जाता है ये तैयार हो गया, अब ये खेत में जाना चाहिए? तैयार है 3 दिन के बाद। 3 दिन के कुछ बाद पता नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। जी। सर्दियों में 6 दिन के बाद तैयार है, और 2 हफ्ते के अंदर सर्दियों में प्रयोग होना चाहिए ये। गर्मियों में 1 हफ्ते के अंदर तैयार होने के बाद, सर्दियों में तैयार होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर खेत में प्रयोग हो जाना चाहिए। उसके बाद इसके जीवाणुओं की संख्या कम होने लग जाएगी, क्योंकि इसमें जो गुड़ बेसन हमने जो भोजन डाला है वो कम होने लग जाएगा और जीवाणुओं की संख्या भी कम होती चली जाएगी। ओके। अब इसको खेत में ले जाना कैसे, हमें डालना जी, कैसे? विधि क्या है? तो इसको सिंचाई के पानी के साथ देते हैं जी। जो नक्का होता है ना, जहाँ से पानी खेत के अंदर जाता है, वहाँ एक कैंपर वगैरह रख देते हैं, कोई टूटी नीचे लगी हुई। ओके सर, पानी के द्वारा ही इसे खेतों में डाला जाता है? ड्रॉप वाइज ये चलता रहेगा, और पूरा जब तक पानी आएगा तो 1 ड्रम इसमें यूज हो जाएगा वो जी। और हर पानी के साथ खेत में ये हम अप्लाई करते हैं। और अगर इसको ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो कोई नुकसान, कोई स्प्रे वगैरह नहीं करते इनसे? हाँ जी, इसका 2-3 तरीके हैं जी। एक तो जो मुख्य मकसद है जमीन में जीवाणु को डालने का हमारा, वो तो सिंचाई के साथ देते हैं जी, वो तो पानी। दूसरा, फसल मान लो पीली आपको नजर आने लग जाती है जी, तो महीने में 2 से 3 बार इसका स्प्रे कर सकते हैं, 5 से 20% कंसंट्रेशन का। ओके। और तीसरा, इसको ड्रिप इरिगेशन में भी आप यूज कर सकते हो। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ जोड़ के इसको, और बूंद बूंद जैसे जाता है ना खेत में, उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं आप जी, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उत्पाद कितना हो जाता है फिर इसको डालने से? उत्पाद आपने देखा था जी, फार्म पे किसानों से ज्यादा पैदावार हो रही है जी। पिछले साल की औसत पैदावार जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है राइस की, PR 126 और HKR 47, 33 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज थी, कम से कम 40 एकड़ की। और पंजाब और हरियाणा का कोई भी किसान इतने लार्ज स्केल पे क्लेम नहीं कर सकता इतनी पैदावार जी, जो यहाँ पैदावार हो। आप गोबर से ही तैयार करें जी। नंबर 2, आपने गन्ने की फसल देखी, गन्ने में 450 क्विंटल से ऊपर गन्ना निकलता है और लंबा ही जाता है, लंबा जाता ही जाता है। वो मई जून तक हरा गोला रहता है उसका जी, मई जून तक। किसानों का आप देखेंगे जो उनका रैटून या मुड्डा है ना, वो सितंबर अक्टूबर में उनका, ये आपकी तस्वीरें भी यहाँ पे लगी हुई हैं जो फसलें, तो उनका गन्ने का गोला सूखने लग जाता है आपका, लेकिन ये मई जून तक भी हरा गोला रहता है और गन्ना मोटा होता ही रहता है। ओके। और गन्ना जो 450-500 से भी ऊपर यहाँ गन्ना हो जाता है। इसी तरह से सभी सब्जियाँ और इसी तरह से सारी दूसरी क्रॉप्स भी किसानों से ज़्यादा पैदावार दे रही है जी। हरिओम जी, हम ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि जीवाणु अमृत आपने तैयार किया, गोबर लिया, गाँव मूत्र लिया और गुड़ बेसन ले लिया, लेकिन ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, अगर किसान ये बनाना चाहें तो वो कैसे तैयार कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं आपने उपले भी रखे हुए यहाँ पे सूखे हुए गोबर के, गोबर सूखा डालना या गीला डालना, ये भी एक सवाल है आपसे। यस, ये दूसरा पॉइंट है जी। ये जीवामृत में कोई दिक्कत नहीं है, ये तैयार हो जाएगा 3 दिन के अंदर। वो है घन जीवामृत। घन जीवामृत, घन मीन्स सॉलिड जीवामृत। ओके। वो एक वही देखना चाहते हैं, ये घन जीवामृत तैयार कर रहे हैं ये जी। ये गोबर का खाद ले लेते हैं जी, इसमें ये 2-3 तरीके से तैयार होता है। गिले गोबर से भी हो सकता है, ये गोबर के खाद से भी हो सकता है, और ये जैसे उपले हैं इनको भी सुखा के और कूट के इनसे भी हो सकता है जी। तो सबसे जो आसान तरीका है वो है गोबर के खाद से तैयार करना। ओके। इसमें 1 से 2 क्विंटल ये गोबर खाद हम ले लेते हैं, इसको बारीक करके, और इसके ऊपर 5 से 7 लीटर 8 लीटर जीवामृत छिड़क देते हैं। ओके, इस पे छिड़क देते हैं, इसके ऊपर छिड़क देते हैं, क्योंकि गुड़ बेसन मिट्टी उसमें मिली हुई है, जीवाणु उसमें है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर उसको नहीं छिड़कना तो इसमें गुड़ बेसन और मिट्टी अलग से, इसमें गोमूत्र अलग से डाल लेंगे। ओके। और इसको बारीक करके, ये मशीन बनवा रखी है जी, इस मशीन में से बारीक हो जाता है ये, जैसे ओके, मतलब इतना बारीक हो जाता। सो दर्शकों तुसी देख सकते हो इतने मशीन वालों कढ़िया गया, ये बारीक हो जाता है, इधर तुसी देख सकते जी। और ये 1 से 2 क्विंटल का एक खुराक है एकड़ का। ओके।
तो ये फसल में 2 से 3 बार या लंबी फसल है गन्ने जैसी है तो 4 से 5 बार हम इसका 1 से 2 क्विंटल हर बार डाल सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जो जीवाणु को बढ़ाती हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। दूसरे जो उत्पाद रखे हैं, जो इनपुट रखे हैं, वो कीड़े और बीमारियों के नियंत्रण के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पर्णियर है। वो दूसरे जो सिस्टम है वो उनसे कीड़े और जो बीमारियाँ आती हैं खेत में उनका कंट्रोल किया जाता है। जी, अब ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जीवाणु अमृत तैयार किया और खेत में 1 साल में या कैसे फसलों को दिया जाए, मतलब कि कितने बार इसको देना चाहिए? जीवामृत तो ऐसा है कि आप हर इरिगेशन के साथ 1 ड्रम दे दीजिए जी। अगर शुरू में खेती आरंभ की है आपने तो 2 ड्रम दे दीजिए जी, क्योंकि जमीनें थकी हुई है हमारी। ओके, ठीक है। इसमें जब शुरू करें खेती तो 5 से 7 क्विंटल घन जीवामृत फसल से पहले, बिजाई से पहले डाल दें जी। उसके बाद 2 साल के बाद आपको बहुत कम डालना पड़ेगा, इतनी ज्यादा की जरूरत सिर्फ नहीं ऐसे ही डालना होगा? ये आपको बिखेरना होता है। ओके, बिखेरना होता खेत है के अंदर 1 से 2 जी, क्विंटल जब जैसे हम ऐसे खाद डालते हैं वो इसी से डाल से पहले ओके। ये हर पानी के साथ आपको देना है जी। और ये जब फसल की बिजाई करने से पहले आप 700-800 लीटर इकट्ठा भी डाल सकते हैं क्योंकि जमीन ने थकी हुई है हमारी। तो इसका 700 से 800 यानी कि 3-4 ड्रम आप बिजाई से पहले जब पानी देते हैं, खेत तैयारी करते हैं बिजाई से पहले या धान में आखिरी पानी देते हैं तो उसमें भी हम इसके 3-4 ड्रम डाल सकते हैं और इसका बिजाई से पहले 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ डाल सकते हैं। उसके बाद इसको 2 से 3 बार 1 से 2 क्विंटल हम फसल में डाल सकते हैं और इसको हर पानी के साथ दे सकते हैं। इस जीवाणु अमृत से आपने हर प्रकार की फसल कह सकते हैं सब्जियां और फ्रूट भी लिए हैं? हाँ जी बिल्कुल, फ्रूट भी चल रहे हैं, सब्जियां भी हैं और आपने ये पीछे रिकॉर्ड भी किया बिल्कुल है। धान तो आपने दिखाई है, गन्ना भी दिखाया। सब फसलें किसानों से आप देखेंगे कि जो गुरुकुल की ये प्राकृतिक खेती की जा रही है इसके चारों तरफ किसानों का गन्ने का एक भी खेत नहीं मिलेगा आपको या चने वगैरह का कोई भी खेत नहीं मिलेगा सर्दियों में आगे आपको। लेकिन यहाँ डाइवर्सिफिकेशन इतनी आसान हो गई है क्योंकि खेतों की जो तासीर है जमीन की वो बदलती चली गई है। बिल्कुल। तो इसमें हम दूसरी फसलें जैसे किसान लेने से डरता है कहीं फेल ना हो जाए, बिल्कुल। तो यहाँ वो भी एक संभावना खुलती जा रही है जी। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन की विविधीकरण की तरफ जाना है तो प्राकृतिक खेती एक ऐसा साधन है कि आपको आसान बनाएगा वो। और जो बारिश का पानी आएगा वो जमीन के नीचे जाएगा, जो सुराख होंगे, केंचुए जो सुराख वो जमीन के सारा रिफिलिंग हो जाएगी क्योंकि अब तो क्या है कि पानी फ्लड बन जाता है जी, पानी भूमि के अंदर नहीं बीच नहीं जाता। जी जी बिल्कुल। तो रीफिलिंग के लिए, रिचार्जिंग के लिए अगर आपने आगे एक नेचुरल हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्किंग करना है तो इसमें प्राकृतिक खेती की तरफ हमें आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग में प्राकृतिक खेती बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देती है क्योंकि जो गैसें जाती हैं वातावरण में वो गैसें जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है ये जीवाणुओं का और केंचुओं का भोजन होता है। वो भोजन लेके उसको खा लेते हैं और वातावरण में नहीं जाने देते, उनको CO2, CH4 या N2O जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग करती हैं तो वो नहीं जाएंगे और वहीं जाके उसका सर्कुलेशन हो जाएगा जिससे उत्पादक शक्ति भी बढ़ेगी, जमीन की हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगा और प्लांट का फूड रेडीमेड बन जाएगा और वो गैसें वहीं घूमती रहेंगे। जो एलिमेंट जिससे गैसें बनती है ना वहीं घूमते रहेंगे, वो या तो जीवाणु का शरीर बन जाएंगे या केंचुआ शरीर बन जाएंगे, उसके बाद ह्यूमस बन जाएंगे, उसके बाद प्लांट का शरीर बन जाएंगे, उसके बाद वापस रेजिड्यूज में जमीन में आ जाएंगे और वो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की संभावना से खत्म हो जाएगी इसमें। दूसरा जो CO2 है ऑलरेडी वातावरण में है तो वो भोजन बनाता है पौधा, उसको लेता है, ये उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। नंबर तीसरा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करती है ये क्योंकि जमीन की ताकत बढ़ जाती है, पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है कीड़ों के प्रति। यही किसान आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे इस बार गर्मी होने की फरवरी मार्च में जो गर्मी हुई थी तो गेहूं आपका 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ कम हुआ था। तो जहाँ भी प्राकृतिक खेती है जब जमीन की ताकत बढ़ जाती है तो फिर नहीं सूखता है वो गेहूं, वो लंबे टाइम तक चलता है, ज्यादा पैदावार देता है वो। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम होगा, CO2 का कंजम्पशन बढ़ेगी जमीन के अंदर और जो जमीन में शेष वगैरह जो आपके पड़े हैं उसको सारे को एक सीक्वेंस में आ जाएगा, वो ग्लोबल वार्मिंग को वो भी दूर करेगा। अगर हम गोबर की ही बात करते, आपने जीवाणु अमृत तैयार करने के साथ साथ कह सकते हैं गोबर गैस भी आप बना रहे हैं और बड़ा प्लाट आपने लगाया हुआ, हमने वो भी देखा है। तो मतलब कि किसी चीज को वेस्ट नहीं जाने देते आप? नहीं वेस्ट नहीं जाने देते। बिल्कुल। यहाँ स्टूडेंट्स हैं कई 1500 के करीब स्टूडेंट्स हैं और लगभग ये 15-16 स्टेट से हैं। ओके। बिहार आ गई, उड़ीसा, कोई भी स्टेट इंडिया की कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स का। कोई 200-250 सीट के लिए कोई 10,000 बच्चे यहाँ एंट्रेंस के लिए आते हैं। ओके। जिस दिन टेस्ट होता है सारा कुरुक्षेत्र ब्लॉक हो जाता है उस दिन जी, इतना ट्रैफिक हो जाता है।
तो ये यहाँ आचार्य जी की जो एक मेहनत है 1981 से लेके उन्होंने संभाला है, आज भी वो संभालते रहते हैं। आज भी फोन आया था उनका, वो देखते रहते हैं। उनके ही मार्गदर्शन में सारा गुरुकुल का ये सिस्टम चल रहा है, और सारा प्राकृतिक खेती का जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है उसका सारा पद्धति से खेती की जा रही है। जी बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जी हाँ जी। ਜੀ और पैदावार इसमें किसानों से ज्यादा हो रही है जी। जी कहते हैं ना कि हमें तो मार्केट नहीं मिल रहा, बिल्कुल। मार्केट की जरूरत ही नहीं है, मतलब- पैदावार भी ज्यादा मिल रही है बिल्कुल। किसानों से। अगर मार्केट मिल जाता है, जो भी खेती करते हैं उनको मिलता है मार्केट, उनकी प्रोड्यूस पहले बिकती है और महंगी बिकती है जी। लेकिन अगर ना भी बिके, MSP पे भी बिके, तो भी किसानों से ज्यादा पैदावार है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਓਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।